बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब तक जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं उनमें हमने HTML में अपना मार्कअप लिखना सीखा, लेकिन हमने देखा कि जो भी कंटेंट या मार्कअप हम अपनी डॉक्यूमेंट में ऐड करते थे तो वो बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग के साथ ब्लैक एंड वाइट हमें नज़र आता है। ठीक है, अलबत्ता फिर भी उसमें किसी न किसी हद तक स्टाइलिंग होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो हेडिंग्स हैं वो नॉर्मल पैराग्राफ से उनका साइज़ बड़ा होता है, फिर डिफरेंट जो हेडिंग लेवल्स हैं उनका फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंस है। इसी तरह हमने देखा कि एम्फेसिस और अंडरलाइन वगैरह के लिए मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई होते हैं। हमने देखा कि हम हाईलाइट कर सकते हैं मार्क टैग को यूज़ करके। लेकिन अब से हम पढ़ना शुरू करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिनके ज़रिए हम अपनी वेब पेज की जो कंप्लीट स्टाइलिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो CSS बिल्कुल एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, जैसे कि HTML है। मतलब आप एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल में CSS लिखेंगे और इसको भी कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि HTML को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। और जब आप अपनी CSS बनाते हैं तो उसको आपके वेब पेज में ऐड करने का मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। तो जब यूज़र आपकी वेबसाइट को लोड करता है तो जो आपका HTML लोड होती है उनके सिस्टम में, और इसी तरह जो आपकी CSS है वो भी उनके सिस्टम में लोड होती है। और उसके बाद ब्राउज़र जब आपके HTML को स्क्रीन पर रेंडर करने लगेगा तो वो जो आपके स्टाइल शीट है CSS है उसको वो पढ़ के उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपकी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर रेंडर करेगा। तो CSS जो है वो एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जैसे कि HTML है, और इसको भी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है वो इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। CSS को इस्तेमाल करने के हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो उनमें से मेन है वो आप कह लें कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके टेक्स्ट, उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली, उसकी कंप्लीट लेआउट जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हम बहुत कम एफर्ट के ज़रिए कर सकते हैं। CSS से पहले जो स्टाइल होते थे वो अमूमन HTML के अंदर ही लिखे जाते थे। इनफैक्ट वो होते ही HTML के अंदर थे, या उनको HTML का जो टेबल वाला टैग है उसको यूज़ करके बनाया जाता था। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि आप अपनी स्क्रीन को एक टेबल समझ लें और आप उसमें जो HTML का टेबल है उसमें आप कॉल स्पैन और रो स्पैन को यूज़ करके स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्से बना सकते हैं और उनमें आप अपना अपना कंटेंट रखेंगे। लेआउट इस तरह से बनाई जाती थी, और जो मतलब बॉर्डर है या आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है, इस तरह की मुख्तलिफ स्टाइलिंग के लिए आपके पास HTML में टैग होते थे। लेकिन जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अब HTML में स्टाइलिंग से रिलेटेड बहुत ही कम टैग्स हैं, और HTML का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अब मार्कअप है, कंटेंट को मार्क करना। ठीक है, और वो भी सिमेंटिकली। स्टाइलिंग जो है वो हमेशा CSS से होगी। HTML में अगर आप ये स्टाइलिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे अपने स्टाइल अप्लाई करना है आपको उसके लिए वहाँ पे टैग लिखना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि इससे आपका जो मार्कअप है वो काफ़ी हद तक कॉन्वोल्यूटेड और मतलब वो उसमें बहुत सारे जो है ना इररिलेवेंट टैग्स आ जाएंगे। एक तो आपने टैग्स ऐड किए हुए हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ज़ाहिर कर रहे हैं, उसका मीनिंग ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे टैग्स ऐसे आ जाएंगे जो कि सिर्फ उसके स्टाइलिंग को ज़ाहिर कर रहे होंगे। तो मतलब ये जो मशीन्स हैं उनके लिए इसमें डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होगा कि कौन सा टैग जो है ना वो किस मकसद के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो और मतलब वो ऑब्वियसली वो एफर्ट ज़्यादा है, उससे आपकी डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होगा। इसी तरह जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो एक्सेसिबल भी नहीं रहेगी, मतलब उसमें से मीनिंग लॉस्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली स्क्रीन रीडर डिवाइसेस को उसमें समझने में दिक्कत होगी, और इसी तरह सर्च इंजन को भी उस डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करके उसको इंडेक्स करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो CSS एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और इसमें जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं। इनफैक्ट आप जिस मकसद के लिए ये कोर्स कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर बनना,
तो उसमें कह लें कि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेन आपका एक रोल होगा वो जावास्क्रिप्ट का होगा, और उसके बाद जो है ना वो CSS का होगा। तो बहुत ही क्रिटिकल होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से भी अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना है, अपने आगे चल के रिएक्ट में अपने कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना है, आपने अपनी वेबसाइट पे नेविगेशन बनानी है, आपने ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाने हैं, अपने मॉडल बनाने हैं, फॉर्म डिज़ाइन करने हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो CSS से होगा। तो CSS पे मतलब आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आपको इस बारे में आप स्टडी करें, आप दूसरी और वीडियो लेक्चर्स देखें, ये ब्लॉग्स पढ़ें, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करें, और मतलब जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो CSS मतलब किस कदर पावरफुल है और इससे क्या अचीव किया जा सकते हैं, इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है और ये CSS Zen गार्डन के जो है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि आपके पास रेगुलर HTML5 डॉक्यूमेंट, उसका हेड सेक्शन है, और उसके बाद कुछ कमेंट है, और फिर आपके पास बॉडी है, और उसमें डिव टैग्स हैं, सेक्शन है, हेडर है, और मज़ीद डिव टैग्स और फुटर, और फिर आपके पास असाइड है साइड बार बनाने के लिए, और दैट्स इट। ये यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट एंड हो गई। तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है ना कांस्टेंट है, मतलब आप इसका जो HTML मार्कअप है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जाएं ऑनलाइन और csszengarden.com पे जाएं, तो अब यहाँ पर जाकर आप इसी सेम HTML फाइल को डिफरेंट CSS स्टाइल शीट्स के साथ देख सकते हैं। तो अभी ये सेम वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई एडिटर में, और अब आप देखें कि इसको स्टाइल अप्लाई करके ये इस तरह का बनाया गया है, ठीक है। ये मतलब एक स्टाइल शीट है। अब इसी डॉक्यूमेंट को दूसरी स्टाइल शीट देके अब देखिए उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं, अगेन सेम HTML डॉक्यूमेंट, लेकिन डिफरेंट स्टाइल शीट, डिफरेंट यानी कि CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, उसको डिफरेंट तरीक़ाकार से उसको इस्तेमाल किया गया। और अब आप सेम HTML डॉक्यूमेंट की लेआउट, उसकी प्रेजेंटेशन और उसका डिज़ाइन देखें, ठीक है। क्विकली मैं जो है आपको बाकी डिज़ाइन भी दिखा दूँ। तो मतलब आप इससे आप देखकर अंदाज़ा लगाएं कि CSS किस कदर पावरफुल है कि वो एक ही HTML डॉक्यूमेंट को ले रही है और उसको कितना डिफरेंट तरीके से, इंतहाई जाज़बे नज़र कह लें, अट्रैक्टिव कह लें, प्रोफेशनल कह लें, करके वो आपको सेम वही डॉक्यूमेंट जो है मुख्तलिफ लेआउट, मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ जो है ना वो दिखा रही है, ठीक है। तो मतलब इस पेज पे आप देखें कि एनिमेशन यूज़ हुई है, और नेक्स्ट पेज पे जाएं हम तो ये सेम वही अर्लीस्ट पेज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये CSS Zen गार्डन जो है ना, इस पे आप जाके इस चीज़ को लाइव खुद देख सकते हैं कि CSS किस कदर पावरफुल है। तो ये जो CSS Zen गार्डन है, ये तकरीबन 2003 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अब तो ये काफ़ी हद तक मतलब स्लो हो चुका है। मेनली इसके आने की वजह थी कि जो 2003 या उसके आसपास जो है मेनली जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी उसमें जो लेआउट है वो सारी की सारी HTML टेबल को यूज़ करके की जा रही थी, और जो भी मॉडर्न CSS थी उस वक्त की जो भी लेटेस्ट CSS थी उसको बिल्कुल उसके पोटेंशियल के तौर पे यूज़ नहीं किया जा रहा था। तो ये जो इस प्रोजेक्ट के ऑथर हैं उन्होंने इनफैक्ट उनका नाम यहाँ पर मेंशन होगा, डेव शिया, आई गेस, होपफुली आई प्रोनाउंस्ड करेक्टली। तो ये जो हैं इन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, और इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरे CSS जो भी डिज़ाइनर हैं पूरी दुनिया से उनको इनवाइट किया कि कोई भी बंदा जो है ना वो इस HTML डॉक्यूमेंट को ले और इसके अगेंस्ट हमें एक CSS दे तो हम उसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। तो पूरी दुनिया से जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जो है ना सबमिट किए। तो इससे जब लोगों ने देखा कि मतलब ये CSS इस कदर पावरफुल है और उससे ये कुछ भी हो सकता है, तो फिर मतलब उन्होंने जो HTML को स्टाइल शीट की बजाय HTML को सिर्फ मार्कअप के तौर पे और CSS को स्टाइल शीट के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये इनफैक्ट अब भी उतना ही रेलिवेंट है जब जैसा कि ये 2003 या उसके बाद था।
इसमें जो स्टाइल शीट्स हैं वो अपडेटेड भी हैं। और मज़े की बात यह है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जाके उसको इंस्पेक्ट करके, अगर आप उसके हेड सेक्शन में जाएं और यहाँ से आप एक्चुअली में उस CSS डॉक्यूमेंट को ओपन करके तो आप उसे ब्राउज़ करके देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो ये जो डॉक्यूमेंट है मतलब इसके लिए जो CSS है वो कैसे लिखी गई है, ठीक है। और मतलब आप इसमें सारे जो भी स्टाइल्स अप्लाई किए गए हैं वो सारे आप देख सकते हैं। आप इसको अपने पास लोकली इसको सेव कर लें, ये स्टाइल शीट आपके पास सेव हो जाएगी और उसके बाद आप इसको जाके रीड कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो भी मतलब ये सेम HTML को यूज़ करके ये जो डिफरेंट लेआउट और वो पूरा पेज डिज़ाइन किया गया है तो वो कैसे किया गया है। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो कोड है वेरी वेल रिटन है और मतलब आप इसको देखकर इजीली इसको पढ़ सकेंगे। जैसे जैसे हमारा कोर्स जो है ना प्रोग्रेस करेगा तो आपको इसमें जितने भी मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं और जो इसमें प्रॉपर्टीज़ और स्टाइल्स यूज़ किए गए हैं आपको उनकी समझ आना शुरू हो जाएगी। और मतलब जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ें तो अगर आप CSS में मास्टर बनना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट को देखें। इसमें जो मुख्तलिफ लेआउट्स हैं उनकी CSS को उनको पढ़ें और उनको समझें कि वो कैसे वर्क कर रही हैं। और उसके बाद अगर बिलफर्स किसी बात की समझ नहीं आती तो फिर उस पर सर्च करें, ठीक है। और रिसर्च करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप MDN पे जाएंगे। MDN जो है हमारा ऑफिशियल कह लें कि एक तरह से रिसोर्स है जहाँ पे आप जाके जो CSS की सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हैं। और इस पर इनफैक्ट मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स भी हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और किसी भी CSS की प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपने रिसर्च करना हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं MDN CSS फॉन्ट साइज़, तो वो आपको एग्जैक्टली उसी उस पर ले जाएगा और आपको बताएगा कि ये फॉन्ट साइज़ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो होती हैं और मतलब आप इसको किस तरह से कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल सोर्स है। और इसके अलावा अगर आपने कह लें कि इसकी जो ट्रिक्स और ब्लॉग्स वगैरह के लिए अगर एक वेबसाइट देखनी है तो वो हमारे पास CSS ट्रिक्स है। अगर आप उस पर जाएँ तो यहाँ पे भी गाइड्स हैं। अगर आप गाइड्स पे जाएं तो आप मतलब मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में वेरी वेरी वेल रिटन जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक जो ये कह लें कि जो टॉप पे अ कंप्लीट गाइड टू CS कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्सबॉक्स, आगे चल के हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं जब मतलब रेगुलरली टीचिंग करता था तो मैंने जो फ्लेक्सबॉक्स है मैंने ख़ुद भी यहाँ से सीखा था। और भी सोर्सेज यूज़ किए थे लेकिन यहाँ से भी सीखा था। और मैं अमूमन अपने लेक्चर में जाने से पहले जो फ्लेक्सबॉक्स है उसको रिवाइज जो है ना इसी आर्टिकल से किया करता था। तो मतलब आपके पास ये भी एक अच्छा रिसोर्स है css-tricks.com, ठीक है। तो हमने दो रेलिवेंट वेबसाइट्स देखी, एक CSS Zen Garden जो है और एक CSS Tricks, और इनफैक्ट एक थर्ड जो है वो हमारा MDN है जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन कह लें कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम वहाँ पे होगी, लेकिन जो डेवलपर के लिए जो एक तरह का ऑफिशियल रेफरेंस है वो MDN ही है, मोज़िला डेवलपर नेटवर्क, ठीक है। तो वापस चलते हैं हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमने देखा कि CSS को यूज़ करके क्या क्या चीज़ पॉसिबल है। और अब देखते हैं कि हमने एक्चुअल में स्टाइल शीट जो है वो काम कैसे करती हैं और हमने इसको अपने काम में कैसे लाना है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो ये कि आपके पास HTML डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाना हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले सारी वीडियोज़ में देखा। और उसके बाद जो स्टेप 2 है वो कि हम अपने CSS स्टाइल्स लिखेंगे, ठीक है। वो हम एक अलग फाइल में लिखेंगे। और उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि हम अपनी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको हम अपनी HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करेंगे, तो उससे हमारा जो स्टाइल शीट है वो वर्क करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाऊँगा CSS intro.html,
और साथ में मैं इसकी स्टाइल शीट भी बना लूँगा। मैं उसे सेम नाम रख रहा हूँ ताकि ये फाइल्स जो है ना एडिटर में एक साथ लिस्ट हों। तो हम अपनी रेगुलर HTML डॉक्यूमेंट बना लेंगे और मैं यहाँ पर इसको टाइटल दे लूँगा इंट्रो, और यहाँ पर मेरे पास कोई हेडिंग है। और उसके बाद मैं कुछ चंद पैराग्राफ बना लूँगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि हमने अपनी HTML डॉक्यूमेंट तैयार कर ली है। सेकंड स्टेप क्या है कि हम आकर कुछ स्टाइल लिखेंगे। तो ऑब्वियसली जो मैं अभी स्टाइल लिखूँगा मे बी आपको समझ ना आए, लेकिन आपने इसे जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड लेना है, जैसे हैं वैसे इसको समझ लेना है कि ये कुछ स्टाइल हैं और ये ऐसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो पी टैग है उसका जो कलर है वो हम कर देंगे ब्लू, ठीक है। और हमारे पास H1 टैग है। H1 का मैं कहूँगा जी फॉन्ट साइज जो है वो हम कर देंगे 72 pt, ओके। और हम इस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करते हैं। तो इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है जैसे कि ये हमारी स्टाइल शीट के बगैर नज़र आना था इसमें। तो हमने अपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया कि हमने अपनी HTML डॉक्यूमेंट बनानी। स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने अपने CSS स्टाइल लिखनी है। स्टेप 3 क्या है कि हमने इन दोनों को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट के जो हेड टैग है उसमें जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम यहाँ पर हम एक अदद टैग यूज़ करेंगे और वो टैग होगा लिंक का, और इसको हम रेलेवेंट का एट्रीब्यूट देंगे और वो होगा स्टाइल शीट, और फिर हम इसे href एट्रीब्यूट देंगे और href एट्रीब्यूट में हम जो हमारी स्टाइल शीट है उसका मैंने कंप्लीट पाथ दी है। तो आपने देखा कि इंस्टेंटली जो मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया और जो मेरा फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज हो गया। तो ये हमारा स्टेप 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया और अब हमारी जो स्टाइल शीट है वो एक्चुअली में वर्क कर रही है और हमारा जो पेज है उसके साथ जो है ना स्क्रीन पर रेंडर हो रहा है। तो इस तरह से हम एक जो CSS स्टाइल शीट है वो अपने पेज में ऐड करेंगे। हमने कुछ बेसिक जो कह लें कि एक कलर और एक फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमने इस्तेमाल करना देखा। ये मतलब कह लें कि चंद एक बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे चल के हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने जिस तरह से मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया और इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया, सिमिलरली मैं इसका फ़ॉन्ट फेस भी चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली भी। तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली जो है अभी कहता हूँ कि यहाँ पर बिलफर्स कोरियर न्यू। तो अब देखेंगे कि जो इनफैक्ट मे बी कोरियर न्यू इज़ नॉट अवेलेबल इन माई सिस्टम। मैं यहाँ पे कहता हूँ सेरफ, ओके। तो आई गेस ये पहले रिफ़्रेश नहीं हुआ था। तो आपने देखा कि फ़ॉन्ट फैमिली सेरफ करने से क्या हुआ कि सिर्फ ये मैंने हेडिंग को चेंज किया। तो अब देखिए कि ये जो मेरा फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया। और चेंज क्या हुआ है आप देखिए कि इनके जो लेटर्स हैं उनके अब ये साथ जो है ना इनको सेरफ कहते हैं। उर्दू में आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको सेरफ कहते हैं कि ये जो इसके एक्स्ट्रा जो है ना वो हिस्से बन गए हार्ड लेटर्स में ना, आपको ये पॉइंटी जो कॉर्नर्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको वापस कह दूँ सैंस सेरफ, तो आई गेस मुझे इसको रिफ़्रेश करना होगा। मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ। तो
ओके दिस इज CSS, आई हैव टू डू इट हियर। ओके, तो अब देखें कि अब वो जो पॉइंटी कॉर्नर्स हैं सेरिफ्स वो अब नहीं है। तो मतलब मैं अगर चाहूँ तो फ़ॉन्ट फैमिली से मैं अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, मतलब फ़ॉन्ट ही ऑल टुगेदर चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ से अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर 42 कर दूँ, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपनी एस्टिमेट अकाउंट को चेंज करना होगा ताकि ये डिस्प्ले रिफ़्रेश हो। तो अब देखेंगे फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना वो डिक्रीज़ हो गया। और इसी तरह मैं अगर वापस जाऊँ और जाकर अपने इसको फ़ॉन्ट का कलर जो है वो येलो कर सकता हूँ, और अगेन मैं थोड़ा सा HTML को मॉडिफाई करूँगा ताकि ये रिफ़्रेश हो। तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। तो ये हमने 3 वेरी बेसिक जस्ट फॉर टेस्ट, हमने जस्ट HTML को थोड़ा टेस्ट CSS को थोड़ा टेस्ट करने के लिए हमने देखा कि जो CSS है वो एक्चुअली में स्टाइल्स को अफेक्ट कैसे करती है। तो ये हमने 3 बेसिक स्टाइल जो हैं वो पढ़े हैं। इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम जितनी भी कह लें कि मेनली या मेजर यूज़ होने वाली जो जितनी भी स्टाइल रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम जो हमने स्टाइल रूल लिखे हैं अब हम उनको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मतलब मैंने ये पी टैग से लेके ये जो क्लोजिंग ब्रेस है यहाँ तक जो इस सेक्शन को ना कोड को हम कहेंगे कि ये एक स्टाइल रूल है, ठीक है। और स्टाइल रूल के भी आगे कुछ हिस्से होते हैं। स्टाइल रूल में आपके पास अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं लिख ही दूँ तो आपके पास होता है सिलेक्टर या सेलेक्टर्स एक साथ ज़्यादा भी हो सकते हैं, और फिर आपके पास होती है प्रॉपर्टी और वैल्यू। कह लें कि प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1 और सिमिलरली प्रॉपर्टी 2 और वैल्यू भी 2, और इसी तरह से आप एक उसमें प्रॉपर्टी n और वैल्यू n, यानी कि आप एक जो आपका स्टाइल रूल है उसमें जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको स्टाइल रूल कहते हैं। तो इसमें ये जो ब्रेस से शुरू वाला जो पहले वाला जो हिस्सा है इसको सिलेक्टर कहेंगे। फिलवक्त ये एक सिलेक्टर है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्टर्स भी हो सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर आएँ तो ये जो एक है लाइन है इसको हम स्टाइल डिक्लेरेशन कहते हैं, और इसके भी आगे 2 हिस्से हैं। जो कॉलन से पहले वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, और जो आगे ये उसकी वैल्यू है। यानी कि प्रॉपर्टी क्या है कि हम पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टी है कलर उसको हम एक वैल्यू दे रहे हैं येलो, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर में आगे हमारे पास एक अदद स्टाइल डिक्लेरेशन है और उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है और फिर उस प्रॉपर्टी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से ये सिलेक्टर्स, डिक्लेरेशंस, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को हम समझेंगे। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि हमने स्टाइल शीट जो है ना वो कैसे ऐड करनी है। हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई और ये सिमिलरली हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई और उसको एक्सटेंशन दी .css, और उसके बाद उसको ऐड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक ये लिंक का टैग इस्तेमाल किया, और लिंक के टैग में हमने रेलेवेंट का एट्रीब्यूट ऐड करके लिखा स्टाइल शीट, और फिर उसके बाद हमने href में एट्रीब्यूट दिया। ये CSS वाली फ़ाइल है, जो हमारी बनाई हुई फ़ाइल है वो ये है। ओके, अगेन एक दफ़ा फिर देख लें। लिंक, रेलेवेंट स्टाइल शीट, और href में हमने आगे अपनी स्टाइल शीट का लिंक दिया हुआ है। ओके, अच्छा, ये तो एक तरीकाकार हो गया इसको स्टाइल शीट को ऐड करने का। एक और तरीकाकार क्या होता है कि हम अगर चाहें तो अपना ये जो हेड टैग है, या इनफैक्ट हेड टैग से बाहर भी स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे, और फिर यहाँ पर मैं जो है ना बिलफर्स एक अदद डिव टैग बनाता हूँ और उसमें भी कुछ टैग्स लिख देता हूँ। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर कहूँगा सिलेक्टर, और उसके बाद हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। हमने एक डिव टैग बनाया और उसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट बनाई, और फिर हम उस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में अपना स्टाइल लिखेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखूँगा फॉर एग्जांपल ऑरेंज,
ओके, तो आप देखेंगे कि जो डिव टैग वाला जो पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो ऑरेंज है। तो ये एक दूसरा तरीकाकार है अपनी डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को ऐड करने का। और एक तीसरा तरीकाकार भी है, वो क्या है कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक अदद और टैग है और वो है आर्टिकल टैग और उसमें भी कुछ टेक्स्ट है, और अब मैं यहाँ पर इसको स्टाइल का एट्रीब्यूट दे सकता हूँ और फिर मैं उसमें जाके लिख सकता हूँ कि इसका जो कलर है वो होगा बिल्फर्स वाइट। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 तरीकाकार हैं स्टाइल शीट को ऐड करने के। एक ये क्या है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और उसमें अपने स्टाइल ऐड करेंगे। ये तरीकाकार जो है ना वो रिकमेंडेड है, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है ना यूज़फुल है। और उसकी रीज़न क्या है कि जब आप स्टाइल बनाएंगे तो आप उसे सिर्फ एक फ़ाइल में नहीं, आप उसे अनगिनत फाइल्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने लेट से आपने अपनी हेडिंग का एक स्टाइल बनाया है कि आपकी हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो लेट्स से 42 पिक्सल होगा या 42 पॉइंट्स होगा, और आपने उसको बैकग्राउंड कलर जो है वो दिया हुआ येलो, और आपने उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक किया है। और अब ये जो स्टाइल है ना आपकी डॉक्यूमेंट में आपकी जो वेबसाइट है उसमें कहें कि 500 पेजेस हैं, तो अगर आपने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई होगी तो आप वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट अपने 500 पेजेस में लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद मतलब वो सारे आपके जो पेजेस हैं वो आइडेंटिकल नज़र आएंगे। अगर आप 500 पेजेस में जाएं और जाकर ये स्टाइल का एट्रीब्यूट बना दें तो तब भी सेम वही इफेक्ट होगा। लेकिन इमेजिन करें कि अब आपको उस स्टाइल को चेंज करने को कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि जो येलो बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए, येलो बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो अगर आपने अपने स्टाइल जो हैं वो इनलाइन रखे होंगे तो उससे क्या होगा कि सॉरी इनलाइन नहीं, मतलब इसको कहेंगे कि एम्बेड किए हुए हैं। अगर आपने एम्बेड किए हुए हैं तो अब 500 फाइल्स में जाके आपको ये स्टाइल जो है ना वो चेंज करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही इस एक्सटर्नल फाइल में रखा होता तो आपने जस्ट एक फ़ाइल को ओपन करना था और उसमें से एक जो स्टाइल रूल है उसको मॉडिफाई करना था, तो आपके जो 500 पेजेस हैं वो अपडेट हो जाने थे। तो इसलिए जो सबसे बेहतरीन जो कह लें कि जो रिकमेंडेड जो तरीकाकार है ये कि अपनी स्टाइल शीट जो है वो एक अलग फ़ाइल में रखनी है। तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, ये एम्बेडेड स्टाइल शीट है, और इसको हम इनलाइन स्टाइल्स कहेंगे कि ये जो हमने जहाँ पे जो आर्टिकल है वहीं पे उसका वो स्टाइल दिया हुआ है। तो ये सबसे जो है ना कह लें कि लीस्ट रिकमेंडेड है, कि इसको डिस्करेज भी किया जाता है। इमेजिन करें कि अब आपके डॉक्यूमेंट में अगर 500 पेजेस हैं तो हर पेज पे अगर मतलब 3-3 पैराग्राफ हैं तो आपके पास लगभग 1500 के करीब पैराग्राफ्स हैं। अगर आपके पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना आपने हर पैराग्राफ के अंदर जाके इनलाइन दिया हुआ है, तो सिमिलरली जैसे हमने पहले कहा कि आप जब भी इसको चेंज करने लगेंगे तो आपको वो हर जगह जाके चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि आप इनलाइन स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल भी ना लिखें, और मोस्टली कोशिश करना है कि वो आपके जो स्टाइल हैं वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हो। ठीक हो गया? ओके, इनफैक्ट सम केसेस में आप जो अपने स्टाइल हैं वो उनको एम्बेड कर सकते हैं। वही सूरत में जब आपको कंफर्म पता है कि ये जो स्टाइल है वो सिर्फ इस पेज से रेलिवेंट है और किसी और पेज पे ये स्टाइल जो ना वो शेयर नहीं होगा। तो इसका एक एडेड बेनिफिट क्या है कि आप जब आपके डॉक्यूमेंट जो होता है वो लोड होता है तो पहले आपकी HTML डॉक्यूमेंट लोड होती है, फिर ब्राउज़र उसको पढ़ के उसमें देखता है कि उसमें CSS और जावास्क्रिप्ट के लिंक्स हैं, अगर हैं तो फिर वो उनको डाउनलोड करता है। तो इसका मतलब है कि पहले HTML डाउनलोड होगी फिर आपकी CSS फाइल डाउनलोड होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि कुछ स्टाइल्स हैं जो कि सिर्फ इसी पेज में यूज़ हो रहे हैं तो आप उनको एम्बेड कर सकते हैं। जब आप एम्बेड करेंगे तो वो जस्ट एक ही रिक्वेस्ट में आपकी पूरी डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगी, यानी कि HTML तो डाउनलोड हुई है, उसी में ही आपकी स्टाइल शीट भी डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये एम्बेड करें तो इनलाइन करें तो फ़ायदा तो एक ही है, लेकिन एम्बेड करने का मकसद ये है कि फिर भी आपको किसी न किसी हद तक जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स वाले बेनिफिट हैं वो मिल जाएंगे और आपको इसको एडिट करने में आसानी होगी, बजाय इसके कि आप अंदर जाके डॉक्यूमेंट में जो उसकी कह लें कि 2000 लाइन्स हैं तो आप उनमें ढूंढते फिरें कि वो टैग कहाँ पे है और आपने उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है। तो अगर आपके स्टाइल जो है वो हेड टैग में ऊपर मौजूद हैं तो आपको पता है कि आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, उसके हेड सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे स्टाइल वाला जो टैग है उसके अंदर आपकी स्टाइल शीट मौजूद है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास 3 तरीकाकार हैं और हमने देखा कि वो मतलब कहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके,
नेक्स्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ना, अभी हम जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इस जो वीडियो जो आप देख रहे हैं सब, इसका मेन मकसद जो है ना वो आपको CSS नहीं सिखाना, बल्कि CSS के जो कह लें कि मेजर कॉन्सेप्ट है ना वो सिखाना है। तो इसलिए मतलब हम कौन से स्टाइल कैसे वर्क कर रहे हैं और मतलब कौन कौन से स्टाइल हैं, हम उस डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम जस्ट हाई लेवल ओवरव्यू देख रहे हैं कि एक CSS जो है वो ओवरऑल वर्क कैसे करती है और मतलब उसमें मेन लर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं और मतलब मेन टॉपिक या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस को समझने के लिए पहले हमें डॉम को समझना होगा। तो डॉम को समझने के लिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो कि एक इमेज है। ओके, तो इस इमेज को अगर आप देखें तो ये एक अदद HTML डॉक्यूमेंट है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट है और उसमें आगे हमारे पास क्या है, हेड टैग है। हेड टैग में आगे क्या होता है, टाइटल, और हेड टैग में आगे स्टाइल शीट्स भी होती हैं, या हेड टैग में आगे एम्बेडेड स्टाइल शीट भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी हो सकती हैं, एम्बेडेड स्टाइल शीट भी हो सकती हैं। फिर हमने देखा कि HTML में हेड टैग तो होता है लेकिन उसमें बॉडी का टैग भी हो सकता है। अगेन टैग और एलिमेंट से मुराद सेम चीज़ होती है, मतलब आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, टैग भी कह सकते हैं। तो HTML में बॉडी का एलिमेंट होता है और उसमें आगे फिर हमारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। उसमें हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, और जो भी हमारा कंटेंट है वो सारा जो होता है वो बॉडी सेक्शन में होता है। तो अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल एक फैमिली ट्री की तरह है। तो आप टॉप से शुरू करें तो ये पेरेंट है, HTML जो है वो इन दोनों एलिमेंट्स का पेरेंट है, और अगर मतलब ये इनका पेरेंट है तो ये ऑफ कोर्स उसके चिल्ड्रन है, यानी कि हेड और बॉडी जो है वो HTML के चिल्ड्रन है। सिमिलरली जो टाइटल है वो हेड का चिल्ड्रन है और जो टाइटल है वो HTML का ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है। और सिमिलरली जो H1 है वो बॉडी का चिल्ड्रन है, ठीक है, और बॉडी जो है वो H1 का पेरेंट है। एक चीज़ अगर हम नोट करें कि लेट से यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट नोड है, तो इसका और इसका क्या रिलेशनशिप है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि ये जो HTML है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये इसका इंसेस्टर है। उर्दू में इसको कह सकते हैं कि ये उसके अबाव अजदाद में से है, ठीक है, यानी कि उसके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनके यानी जाके कहीं पीछे अबाव अजदाद में ये इसका फैमिली रिलेशन है। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ना समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ना उसमें हमें ये बहुत फ़ायदा देगा कि हमारे पास जो मुख्तलिफ टैग्स हैं उनमें पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप होता है। ओके, तो अब अगर हम एक दफ़ा अपने HTML कंटेंट को भी देख लें तो आप देखेंगे अगेन कि जैसे देखें HTML है, उसके अंदर हेड टैग है। जैसे हमने देखा था कि HTML पेरेंट है और उसके आगे दो चिल्ड्रन है, हेड टैग और बॉडी टैग। बाकी आगे हेड टैग के आगे अपने चिल्ड्रन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बॉडी है और बॉडी के आगे उसके अपने चिल्ड्रन है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ना था बेसिकली वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से क्या मुराद होता है, आप इसको बायोलॉजिकली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिनके माँ बाप के बालों का रंग काला होता है तो अमूमन उनके जो बच्चे होंगे उनके बालों का रंग भी काला होगा, ठीक है। और सिमिलरली मतलब आप देखेंगे कि उनकी जो शक्ल सूरत है वो भी अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती है। तो मतलब आप जो अपने काफ़ी सारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो है ना वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, या अपने पेरेंट्स से नहीं तो उनके पेरेंट्स जो यानी कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे इनहेरिट करते हैं। तो इस अमल को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा, अगर आप इस इमेज को दोबारा देखें तो इससे मुराद ये है कि अगर आप बॉडी टैग को बैकग्राउंड कलर देंगे और आप बिलफर्ज उसको कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना ब्लैक है, तो ये क्योंकि पेरेंट है तो आगे इसके जो चिल्ड्रन है उनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो भी ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पैराग्राफ है और H1 है इन्होंने
इनहेरिट किए हैं अपना जो कुछ स्टाइल है वो बॉडी टैग से। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अपने जो स्टाइल्स होते हैं वो पेरेंट से इनहेरिट करते हैं, यानी कि जो वो अपने स्टाइल वैसे ही कर लेंगे जैसे कि उनके पेरेंट का स्टाइल है। अलबत्ता ऐसा सिर्फ चंद प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, जैसे जैसे हम उन्हें पढ़ेंगे तो हम उस बारे में देखेंगे। सब प्रॉपर्टीज़ के साथ ऐसे नहीं होता कि वो इनहेरिट हो, ठीक है। जो चंद कॉमन कह लें कि जो इनहेरिट होती हैं प्रॉपर्टीज़, उनमें आप जितनी भी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्फर्स, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है, आपके पास फ़ॉन्ट का कलर है, ठीक है, ये चीज़ें जो है इनहेरिट होती हैं। अगर आप बॉडी का कलर जो है ना वो कुछ कर देंगे तो आगे उसमें जो पेरेंट और H1 है ना उनका कलर भी वही होगा। अलबत्ता आप बिलफर्स एक बॉर्डर का जो है ना प्रॉपर्टी ले लें, अगर आप वो इसको अप्लाई करेंगे ना तो वो उसके चिल्ड्रन पे वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये मतलब हमारे पास दो एग्जांपल हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि इनहेरिट होती हैं और इनहेरिट नहीं होती। ओके, तो मतलब कॉन्सेप्ट जो समझने वाला ये है कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जो टैग्स होते हैं उनका आपस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, और इन सम केसेस जो चाइल्ड टैग्स होते हैं, चिल्ड्रन टैग होते हैं, वो अपने जो स्टाइल हैं वो अपने पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। अलबत्ता अगर आप एक चिल्ड्रन है, उसने एक स्टाइल इनहेरिट किया है, बिलफर्ज उसके पेरेंट का बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, तो अब वो उसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक होगा। लेकिन अगर आप उससे खुद कोई बैकग्राउंड कलर दे दें, अगर हम इसको तस्वीर में जाके देखें तो हमारे अगर बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो इनका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक होंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैनुअली जाके येलो कर सकता हूँ, तो उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना येलो होगा, लेकिन ये अगेन जो है ना ब्लैक जो कि इसने इनहेरिट किया है वैसे ही दिखाता रहेगा, ठीक है। ओके, तो मतलब ये हमने कुछ मेन कॉन्सेप्ट पढ़े कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसका आपस में पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप होता है और उनमें इनहेरिटेंस का भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स या द कैस्केड। तो CSS से मुराद होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो कैस्केड का यहाँ से क्या मुराद होता है? कैस्केड का अगर आप उर्दू तर्जुमा लेना तो वो उसको आबशार कहते हैं। आबशार से मुराद होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे पहाड़ होते हैं तो उनमें ऊपर से एक झरना शुरू हो रहा होता है, तो वो मुख्तलिफ स्टेप्स बने होते हैं, या कह लें कि वो बुलंदी से नीचे को आ रहा है ना, तो वो पानी जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बहेगा। या आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आपके घर में स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स में अगर आप बिल्कुल ऊपर से पानी बहाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप से होता हुआ नीचे को बहेगा। लेकिन आप इसको ऐसे समझें, आप पानी बहा रहे हैं और आप क्या करते हैं कि बिल्कुल टॉप वाले स्टेयर पे जाके वहाँ से आप जो है ना उसमें पानी में कोई रंग डाल देते हैं। बिलफर्ज आपने उसमें नीला रंग डाल दिया, तो अब क्या होगा कि ऊपर से लेके नीचे तक जो जितनी भी स्टेयर्स हैं उन पे क्या होगा कि ब्लू कलर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इमेजिन करें कि आपका जो एक सिबलिंग है, आप उसको भेजते हैं, वो 2-3 स्टेप नीचे जाके वहाँ पर वो एक और रंग ऐड कर देता है, कहें कि वो येलो कलर जो है ना वो वहाँ पे वो बहाना शुरू कर देता है। तो अब क्या होगा कि पानी ऊपर से बह के आएगा, तो जो टॉप वाली सीढ़ी है वहाँ से नीला रंग नीचे को बह रहा होगा, लेकिन 2-3 स्टेप नीचे जाके जहाँ पे उसने येलो कलर जो है ना वो बहाना शुरू किया, वहाँ से नीचे जो है ना आगे आपको येलो कलर नज़र आना शुरू होगा। तो कैस्केड जो है ना वो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। उससे मुराद क्या है कि बेसिकली मतलब जिस स्टेप से आप कोई कलर या कोई प्रॉपर्टी चेंज करेंगे ना, तो उससे आगे नीचे जितनी भी आबशार है ना उसमें वो इफेक्ट नज़र आएगा। अगर मैं वापस आपको उसी डॉक्यूमेंट पे ले जाके दिखाऊं तो आप समझ लें कि ये हमारी आबशार है और यहाँ ऊपर से पानी जो है ना नीचे को इस तरफ को बह रहा है या इस तरफ को बह रहा है। तो अगर हम यहाँ से कलर ऐड करेंगे ना तो वो नीचे सारे यहाँ तक को बह के हमें वो कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा, इनहेरिटेंस, ओके। और इसी तरह अगर यहाँ पर आकर हम कोई डिफरेंट कलर बहाना शुरू करते हैं तो वो यहाँ से नीचे आगे हमें वो कलर नज़र आएगा, ठीक है। एक चीज़ अब इमेजिन करें कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर से हम नीला रंग बहा रहे थे और उस पर नीचे आके हमने जो येलो कलर है वो बहाना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब आपके पास कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स हैं तो
हमारे पास CSS में कुछ रूल्स हैं जिनके अगेंस्ट हम डिसाइड करते हैं कि जब एक ही एलिमेंट को दो तरह के स्टाइल्स मिल रहे हैं तो उनमें से कौन सा स्टाइल जो है ना वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि अगर ये जो एलिमेंट है ये स्टाइल्स को इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से, कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और इसका बैकग्राउंड कलर हमने येलो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर हमने इसको चेंज किया है तो ये जो भी इसने इनहेरिट किया है ये उसको छोड़ देगा और जो वैल्यू हमने इसे प्रोवाइड की है ये उसको यूज़ करना शुरू कर देगा। लेकिन इसकी एक एग्जांपल हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं तो सी ओके, अब हमारे पास एक अदद p टैग है और हमने यहाँ पर इसका कलर क्या दिया हुआ है, येलो। ओके, अब मैं इसका कलर देता हूँ ग्रीन। ओके ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो नज़र कैसे आती है। इसका प्रीव्यू लेंगे। ओके, तो मैंने आप देखेंगे कि मेरे जो पैराग्राफ है ना वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं और उनके ग्रीन आने की वजह क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को कलर येलो दिया हुआ है लेकिन वो येलो नहीं नज़र आ रहे बल्कि वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे पास दो स्टाइल शीट्स हैं, एक हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट है और एक हमारे पास एम्बेडेड स्टाइल शीट है। एम्बेडेड स्टाइल शीट में हमने कलर ग्रीन दिया हुआ है पैराग्राफ को और जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसमें हमने येलो कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऊपर है, ऊपर कलर कौन सा है, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो ऊपर है, तो ऊपर से जो कलर पै रहा था नीचे हमने उसको चेंज कर दिया तो नीचे वही इफेक्ट होगा जो नीचे वाला कलर था। तो नीचे वाला जो कलर है ना वो ग्रीन है। तो मतलब ये इसको आप रूल ऑर्डर भी कह सकते हैं कि अगर आपने बिलफर्स यहीं पर मैंने लिखा हो कलर ब्लू और यहीं पर मैंने कलर वाइट लिखा हो तो अगेन आप देखें कि कलर जो अप्लाई हो रहा है वो ग्रीन है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे मूव कर दूं तो आप देखें ये ब्लू हो गया। तो मतलब CSS रूल्स होते हैं ना, जब आपके पास कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स होंगे तो जो सबसे आखिर पे डिफाइन किया गया होगा ना वो वाला जो रूल है ना वो अप्लाई होगा। अगेन हमारी वो जो मैंने आपको स्टेयर्स वाली एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास सीढ़ियाँ हैं और अगर हम सीढ़ियों के ऊपर से कुछ रंग बहा रहे हैं और फिर हम 2-3 स्टेप नीचे जाके फिर हम कोई रंग बहा रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल एंड पे जाके हम बहा रहे हैं, तो जो कलर उनमें से हमें सबसे पहले नज़र आएगा वो ऑब्वियसली ब्लू होगा। बाकी जो कलर हैं इनको ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जो सिर्फ आखिरी वैल्यू है वो इस्तेमाल की जाएगी। एक और इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये ब्लू नहीं है, इनफैक्ट ये येलो हो गया है। वो इसलिए कि अब ये वाला जो है ना कैस्केड में ये वाली स्टाइल शीट ऊपर चली गई है, ये पहले स्टेयर्स के पहले स्टेप पर आ गई है और ये जो स्टाइल शीट है ये स्टेयर्स के बिल्कुल आखिरी वाले स्टेप पे आ गई है। तो इसलिए इसके जो स्टाइल है वो हमें वो नीचे पहले बैक कर आएंगे, वो हमें पहले नज़र आएंगे। तो ऑब्वियसली इसका जो कलर है वो पिक किया जाएगा और इसका कलर जो है वो क्या है, येलो है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट है उससे मुराद ये होता है कि मतलब आपके पास कैस्केड है कि आपके पास ऊपर सबसे पहले आपके पास एम्बेडेड स्टाइल शीट है, उसके बाद आपके पास है एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये वाला जो पहला पैराग्राफ है ये येलो नज़र आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर इसको एट्रीब्यूट दे दूँ और मैं इसको कहूँ कलर फर्स्ट मैजेंटा, तो अब आप देखें कि ये मैजेंटा हो गया। वो इसलिए कि ये क्या लें कि जो एक तो ये रूल में भी आखिर पे है, लेकिन अगर ये आखिर पे ना भी हो तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, उसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं। कि मतलब जो हम अपने स्टाइल अप्लाई करते हैं ना वो एक तो हमने कैस्केडिंग के लिहाज से डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा, और फिर हम उन्हें एक स्पेसिफिसिटी, ये भी एक टॉपिक है, उसके लिहाज से भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर जो है ना वो अटैच होगा। अब बेशक मैं इन स्टाइल शीट को उठाकर बिल्कुल डॉक्यूमेंट के आखिर पे भी मूव कर दूं तब भी इस पैराग्राफ का कलर जो है ना वो मैजेंटा रहेगा, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल्स होते हैं ना उनकी स्पेसिफिसिटी सबसे हाई होती है। तो जो मैंने आपको ऊपर यूजेज बताए थे कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो सबसे बेस्ट होती है और एम्बेडेड स्टाइल शीट जो है ना वो दूसरे नंबर पर आ जाती है।
इनलाइन स्टाइल का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे आपने अपने एक्सटर्नल और एम्बेडेड स्टाइल शीट ऐड की हुई हैं, लेकिन आप उनके इफेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं चंद एक एलिमेंट्स पे, और आप उनके स्टाइल्स को ओवरराइड करना चाह रहे हैं। तो ये स्पेसिफिसिटी में जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसे ओवरराइड करने के लिए कई दफ़ा आपको ये इनलाइन स्टाइल यूज़ करना पड़ता है। तो ये इसका बेसिकली यूजेज वो होता है। ओके अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी है। तो जो जैसे हमने लेक्चर के शुरू में बात की कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने स्टाइल शीट बिल्कुल भी नहीं यूज़ की हो तो तब भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ स्टाइल्स यूज़ हो रहे होते हैं। मतलब आपके हेडिंग्स का फ़ॉन्ट साइज़ होता है, आपके मार्जिन और पैडिंग की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? तो हर जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र को जो CSS की टेक्निकल टर्म है या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम की जो टेक्निकल टर्म है उसमें यूज़र एजेंट कहते हैं। CSS में नहीं, इसको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम की टर्म में यूज़र एजेंट कहते हैं। तो हमारा जो यूज़र एजेंट है या हमारा ब्राउज़र है या क्लाइंट है, उसके अंदर बिल्ट इन स्टाइल शीट होती है, ठीक है। अब मतलब स्टाइल शीट जो कैस्केड है वो अप्लाई किस तरह से होती है। सबसे पहले वो देखेंगे कि कोई स्टाइल जो है ना वो ऐसे हैं जो कि रीडर ने स्पेसिफाई किए हुए हैं। अब ये रीडर के स्टाइल्स क्या हैं, अगर आप चाहें तो अपने सिस्टम के लिहाज से ना, मतलब आपके पास मैक ओएस है या विंडोज़ है या लिनक्स है, तो आपका जो भी आपने ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है उसकी एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट होती है, कस्टम स्टाइल शीट होती है। वो एक ख़ास लोकेशन पे हर एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउज़र के लिहाज से वो डिफरेंट होती है। आप इसे गूगल कर सकते हैं अपने रिलेटेड ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से। वहाँ पे जाके आप अपने जो स्टाइल्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं कि आप ओवरराइड कर सकते हैं कि जनाब मेरे जो फ़ॉन्ट साइज़ है पैराग्राफ का वो हमेशा इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो आपने अपनी उस कस्टम स्टाइल शीट में जाके कोई स्टाइल ऐड किया होगा और उसको इम्पोर्टेंट डिक्लेयर किया होगा। अब ऐसा भी होता है कि हम जब कोई स्टाइल शीट बनाते हैं तो लेट्स सी हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा येलो कलर है वो यूज़ हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमारी ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है ये आखिर पे डिफ़ाइन की गई है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। तो अब आप देखें, हालांकि ये स्टाइल शीट नीचे है और ये वाली स्टाइल शीट ऊपर है, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने उनकी कैस्केडिंग या स्पेसिफिसिटी को मॉडिफाई कर दिया है। अगेन हम इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लिखने से मुराद ये है कि जनाब ये वाला जो रूल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो नॉर्मल जो आपका रेगुलर लॉजिक है कि कौन सा स्टाइल कब अप्लाई होना है, आपने उसको छोड़ के आपने लाजमन मेरा ये वाला जो स्टाइल है इसको यूज़ करना है। तो अगर यूज़र ने एक कस्टम स्टाइल शीट दी हुई है अपने ब्राउज़र में और उस स्टाइल शीट में उसने किसी स्टाइल को इम्पोर्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, यानी उसने उसके सामने हैश बैंग इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, जस्ट सिंपल हैश कहते हैं, बैंग नहीं कहते, जस्ट हैश। अगर उसने हैश इम्पोर्टेंट, सॉरी ये हैश भी नहीं है, सिर्फ बैंग और इम्पोर्टेंट है या एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसने मतलब किसी के सामने ये एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है तो वो स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपकी मतलब डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ है और यूज़र ने अपने ब्राउज़र में कस्टम स्टाइल शीट दी हुई है और उस कस्टम स्टाइल शीट में उसने कलर की वैल्यू के आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, तो आपकी डॉक्यूमेंट में पहले वो वाला कलर इस्तेमाल होगा पैराग्राफ के लिए। नेक्स्ट जो होता है कि जो वेबसाइट बनाने वाला है, जिसने वेबसाइट ऑथर की है, लिखी है, उसने अपनी स्टाइल शीट में किसी टैग को इम्पोर्टेंट किया है, जैसे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस वेब पेज का ऑथर हूँ तो मैंने अपनी स्टाइल शीट में किसी टैग को इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, तो दूसरे नंबर पे वो वाले स्टाइल यूज़ होंगे। तीसरे नंबर पे जो मेरे रेगुलर स्टाइल्स हैं, यानी कि जिनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हुआ, वो इस्तेमाल होंगे। थर्ड नंबर पे जो यूज़र है उसने, सॉरी फोर्थ नंबर पे जो अगेन जो यूज़र है या रीडर, ठीक है, रीडर और यूज़र से मुराद यहाँ पर सेम चीज़ है। तो फोर्थ नंबर पे जो रीडर है उसने कस्टम स्टाइल शीट दी हुई है, लेकिन उसमें ऐसे स्टाइल्स हैं जिनके आगे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ से अगर कोई स्टाइल मिल रहा है तो वो इस्तेमाल होगा। और एट द एंड
जो भी ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं जो कि ब्राउज़र बनाने वाले डेवलपर्स ने उसमें शामिल किए हुए हैं वो यूज़ होंगे। तो अगेन इसको एक दफ़ा फिर से देखें कि हमारे पास 5 तरह की स्टाइल शीट बैक वक्त हो सकती हैं। और उनमें ऐसी भी स्टाइल शीट हो सकती हैं जो कि हमारा यूज़र है उसने ख़ुद अपने सिस्टम अपने ब्राउज़र में ऐड किए हैं, या जो भी उसका ब्राउज़र है उसके डेवलपर्स ने उसमें ऐड किए हैं, और फिर हमारी अपनी जो कि हम वेबसाइट ओनर्स हैं या वेबसाइट ऑथर्स हैं उनकी स्टाइल शीट है। तो स्टाइल जब भी अप्लाई होगा तो वो सबसे पहले सर्च करेगा कि ये स्टाइल जो है इसके अगेंस्ट यूज़र ने कोई कस्टम इम्पोर्टेंट स्टाइल दिया हुआ है, तो अगर है तो वो इस्तेमाल होगा, अगर नहीं तो जो वेबसाइट का जो ऑथर है उसने अपनी एक्सटर्नल एम्बेडेड स्टाइल शीट में कोई इम्पोर्टेंट स्टाइल दिया हुआ है वो इस्तेमाल होगा, अगर नहीं तो फिर जो ऑथर ने रेगुलर स्टाइल दिए हैं वो इस्तेमाल होंगे। और अगर मतलब यहाँ पे भी नहीं है लेकिन यूज़र ने अपना कोई कस्टम स्टाइल दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट होता तो यहाँ पे यूज़ हो जाना था, इम्पोर्टेंट नहीं है यानी कि रेगुलर है, फिर वो इस्तेमाल होगा। और लास्टली अगर मतलब ऑथर ने भी कोई स्टाइल नहीं दिया, यूज़र ने भी अपने ब्राउज़र के स्टाइल्स को एडिट नहीं किया, तो फिर जो डेवलपर्स ने ब्राउज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल शीट ऐड की है ना वो यहाँ पे वो इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्पेसिफिसिटी है, और स्पेसिफिसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस भी डिस्कस कर चुके हैं, रूल ऑर्डर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मतलब आपका जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि आप एक ही प्रॉपर्टी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ देंगे तो जो लास्ट पे जो वैल्यू होती है वो इस्तेमाल होती है। इसका एक बेनिफिट भी है, वो बेनिफिट क्या है कि जब भी CSS में या HTML में या जावास्क्रिप्ट में कोई नया फीचर आता है तो वो एकदम से सारे ब्राउज़र में नहीं आ जाता। इनफैक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, कंपैटिबिलिटी। तो कहें कि हमारे पास CSS की एक प्रॉपर्टी है ब्लीडिंग एज, और वो उससे क्या होता है कि जनाब जो टेक्स्ट है ना उसको बड़ा ब्लिंकिंग और शाइनिंग कुछ इफेक्ट आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ शाइनिंग इफेक्ट और बिलफर्स उसकी वैल्यू है ट्रू। अच्छा, ये अब कोई भी वैलिड CSS प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट मैंने अपनी तरफ से बनाया है इसको। कह लें कि हम चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है ना इस तरह से वो शाइनी इफेक्ट के साथ जो है ना सामने नज़र आना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही रिसेंट यानी कि CSS का कह लें कि कोई फीचर है जो कि बाकी ये सिर्फ अभी गूगल क्रोम में बाकी ब्राउज़र्स में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इसको शाइनी इफेक्ट ट्रू की प्रॉपर्टी दूँगा कि जो भी मेरी वेबसाइट जो है ना वो इनफैक्ट मैं इसको लास्ट पे रखूँगा कि जिस चीज़ के पास गूगल क्रोम है ना वो और लेटेस्ट गूगल क्रोम है वो क्या होगा कि उनको जो है ना टेक्स्ट जो है ना वो शाइनी इफेक्ट में नज़र आएगा, लेकिन जिनके पास लेटेस्ट गूगल क्रोम नहीं है, लेट्स से उनके पास फायरफॉक्स है, तो वो क्या करेगा कि ब्राउज़र इस प्रॉपर्टी को पढ़ेगा, उसको समझ नहीं आएगी कि ये इससे क्या मुराद है, तो वो क्या करेगा कि इसको इग्नोर कर देगा। इसको इग्नोर करके इसी के अगेंस्ट जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है ना वो उसको यूज़ कर लेगा। तो इसकी अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ तो आपके पास जो है ना बैकग्राउंड आपके पास जो बॉर्डर इमेज होता है, तो ये मतलब अभी इतनी वेल नोन प्रॉपर्टी नहीं है, मे बी मैंने रिसेंटली इसके कंपैटिबिलिटी नहीं चेक की, लेकिन लेट्स से 1-2 ईयर्स अगो ये भी इतने जो ज़्यादा ब्राउज़र्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी शामिल नहीं थी। तो बॉर्डर इमेज क्या करता है कि वो जो आप कहीं पे भी आपने बॉर्डर दिया हो ना तो उस पर वो एक इमेज लगा सकते हैं। अब बॉर्डर जो होता है वो आप इमेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और एक सॉलिड कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जनाब ये जो बॉर्डर है ना इसके इर्द गिर्द सॉलिड वाइट बैकग्राउंड जो है ना हमें नज़र आना चाहिए, और सॉरी बॉर्डर नज़र आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह लें कि बिलफर्स मैं लिंक दे सकता हूँ कि जनाब ये हमारा इसका जो URL है वो कुछ इस तरह से करके border image.png बोलें, और फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी border और 1 pixel solid black, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको ये solid black इनफेक्ट नज़र भी आना शुरू हो गए। अगर ये इमेज होता तो होपफुली इसने इमेज डिक्लेयर करना था, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देंगे जो ब्राउज़र को समझ नहीं आएगी, तो बॉर्डर इमेज और बॉर्डर जो है ना इनका मतलब सेम है, तो उसने ये प्रॉपर्टी उसको समझ नहीं आई है, इसने वर्क नहीं किया, तो उसने इसको ऑल टुगेदर रिमूव करके ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है। इसको कहते हैं फॉल बैक। फॉल बैक से मुराद क्या है कि ये हमने एक मॉडर्न अपना जो भी अपना फ़ीचर हम यूज़ करना चाह रहे थे वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, लेकिन वो फ़ीचर हमारे
जो चंद यूज़र हैं उनके पास जो लेटेस्ट ब्राउज़र है उनमें मौजूद है, और जो बाकी यूज़र्स हैं उनके पास पुराने ब्राउज़र्स हैं उनमें वो मौजूद नहीं है। तो उनको जो जिनके पास लेटेस्ट है उनको हमारा ये वाला स्टाइल नज़र आएगा, और जिनके पास लेटेस्ट नहीं है उनको जो रेगुलर बॉर्डर टैग है और बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो उसका जो स्टाइल है वो नज़र आएगा। तो जब भी आप मतलब CSS में कोई मॉडर्न टेक्निक या प्रॉपर्टी या कोई स्टाइल यूज़ करें तो लाजमन उसका फॉल बैक प्रोवाइड करें। और ये कह लें कि हमारे पास एक बोनस है कि जैसे हमने ऊपर देखा कि जब हम एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल वैल्यूज़ देते हैं तो उसमें जो आखिरी वैल्यू होती है ना वो सबसे पहले इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे भी अगर पॉसिबल होता तो बॉर्डर इमेज सबसे पहले इस्तेमाल होना था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सका, तो उसके अगेंस्ट जो भी प्रीवियस है वैलिड वैल्यू यानी कि बॉर्डर वो यूज़ हो गए। तो इसको यूज़ करके रूल ऑर्डर को यूज़ करके हम अपने स्टाइल्स में फॉल बैक भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बॉक्स मॉडल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए ना हमें अपना जो ब्राउज़र है वो उसको ओपन करना होगा। ओके, ओके, अच्छा, इंस्टेंटली आप देखें कि आपको ये जो बॉर्डर है ना आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक तरह का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो मैं आपको और भी बॉक्सेस दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो अब आप देखें हमारी पूरी डॉक्यूमेंट जो है ना वो एक बॉक्स है, और उसकी देखें विड्थ और हाइट दी हुई है। उसकी विड्थ है 12 पिक्सल और उसकी हाइट जो है ना 284 पिक्सल है। इसी तरह अगर हम इसमें H1 पे जाएं तो वो देखें कि H1 भी एक अदद बॉर्डर है, सॉरी एक अदद बॉक्स है। और मतलब ये बॉक्स जितना भी ये शेडेड ये जो मतलब आपको बॉक्स नज़र आ रहा है टॉप पे, ये H1 का जो है ना बॉक्स है। सिमिलरली ये हमारे पैराग्राफ का बॉक्स है, और ये हमारे आर्टिकल का बॉक्स है, और इसी तरह ये डिव का है, और ये पैराग्राफ का, और ये ओवरऑल बॉडी का जैसे हमने पहले देखा। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी CS एलिमेंट आप बनाएं, सॉरी HTML एलिमेंट आप बनाते हैं तो वो स्क्रीन पर अपना बॉक्स बनाता है, लेकिन सारे एलिमेंट ऐसा नहीं करते हैं। कुछ एलिमेंट जो है वो अपना स्क्रीन पर बॉक्स बनाते हैं, कुछ एलिमेंट जो है ना वो बॉक्स नहीं बनाते हैं। तो अगर मैं आपको एडिटर में जाऊँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ मार्क का टैग यूज़ करके, marked text, okay, फ्रेश। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास ये एक बॉक्स है। अलबत्ता ये जो मार्क टेक्स्ट है इसने भी बॉक्स बनाया है, लेकिन वो बॉक्स जो है ना वो इस तरह का बॉक्स नहीं है कि जो आप देखें कि यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इसके आगे कितनी सारी स्पेस खाली है, लेकिन नेक्स्ट जो डिव है ना वो बिल्कुल उससे नीचे जाकर शुरू हुआ है। अब इसके आगे भी देखें स्पेस जो है ना वो खाली है, लेकिन जो पैराग्राफ है ना वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हुआ है। तो हमारे पास दो तरह के HTML एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। हेडिंग्स, पैराग्राफ, डिग टैग्स, आर्टिकल, हेडर, फुटर, मेन, असाइड, ये जो होते हैं और भी टैग्स होते हैं वो सेक्शन बिल्फर्स, ये क्या होंगे, ये ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये स्क्रीन पर एक पूरे बॉक्स यानी कि पूरा लेफ़्ट टू राइट जो है ना वो जगह घेर लेंगे। अलबत्ता जितने भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग वाले टैग्स हैं, आप मार्क को ले लें, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, और मतलब आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, और ये जो है ये क्या है, ये इनलाइन टैग्स हैं, ठीक है। और ये जब आप इन्हें स्क्रीन पर ये एलिमेंट बनाएंगे ना तो ये एक नई लाइन नहीं शुरू करेंगे या नया बॉक्स नहीं शुरू करेंगे, बल्कि जो भी एग्जिस्टिंग बॉक्स है ना ये उसी के अंदर फिट हो जाएंगे। तो हमारे पास मतलब जो CSS का बॉक्स मॉडल है उससे मुराद यही है कि हमारे जो भी स्क्रीन पर HTML एलिमेंट्स होते हैं उनका एक बॉक्स होता है जो कि हम यहाँ से आके इस तरह विजुअलाइज करके देख सकते हैं। और जो भी हम प्रॉपर्टीज़ इसको अप्लाई करते हैं, इनफैक्ट मैं अगर आपको यहीं पर लाइव जो है ना इसको करके दिखाऊं तो लेट्स से ये जो है
मैं इसको कहता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो है बिलफर्स येलो, ठीक है। तो देखिए मुझे रियल टाइम में येलो नज़र आ रहा है। और अब मैं इसको एक और प्रॉपर्टी देता हूँ, पैडिंग 1 EM, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको लेट्स से हम इसको कुछ ये बैकग्राउंड कलर करते हैं। और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर रेडियस 1 EM। तो अब देखें कि जो इसका बॉक्स है मैं उसको स्टाइल कर रहा हूँ, मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दिया है, मैंने उसको पैडिंग दी है और मैंने उसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका बॉक्स अब भी वैसे ही है जैसे कि पहले था, यानी कि उस स्क्रीन पर तकरीबन उतनी जगह घेर रहा है, इनफैक्ट थोड़ी सी ज़्यादा जगह घेर रहा है। वो क्यों घेर रहा है वो भी आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि जो भी स्टाइल हम अप्लाई करते हैं वो इस बॉक्स को वो स्टाइल अप्लाई होता है। तो हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं HTML में, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। ब्लॉक की एग्जांपल और ये इनलाइन की एग्जांपल। कुछ स्टाइल होते हैं जो कि सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को अप्लाई हो सकते हैं। तो ये भी आगे चल के जब हम उन स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा। और वो स्टाइल्स होते हैं वो अमूमन जो इनलाइन टैग्स होते हैं फिर वो उन पर अप्लाई नहीं होते। तो लेट से अगर हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस स्टाइल को, इस एलिमेंट को बैक वक्त इनलाइन भी कर दें और बैक वक्त ब्लॉक भी कर दें। अब ब्लॉक का हमें पता है कि जब भी वो आप बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो नई लाइन शुरू कर देता है। अलबत्ता इनलाइन जो होता है वो जिस लाइन में होता है वहीं पे रहता है। तो जब हम इसे इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि वो नई लाइन तो नहीं शुरू करेगा, अलबत्ता जो स्टाइल ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे अप्लाई होते थे वो अब इस पे भी अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हम आगे चल के जब हम स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अगेन इसको रिपीट करेंगे। ओके, तो एक और कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से भी देखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इंस्पेक्ट करके जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं कि इसमें बॉक्सेस हैं और फिर आप उन बॉक्सेस को ये भी चेक कर सकते हैं कि इन पे स्टाइल कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं और वो स्टाइल कहाँ से आ रहे हैं। अब ये आपको बता रहा है कि ये स्टाइल जो है ना इस फाइल से आ रहे हैं, और ये एलिमेंट डॉट स्टाइल बता रहा है कि ये जो स्टाइल है ये इनलाइन अप्लाई हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अगर हम चाहें तो हम इसको इन स्टाइल्स को यहीं से एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद हम उसको लाइव भी, मतलब उसको चेंज होता उस स्टाइल को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा, इसको हम अच्छी तरह से आगे चल के इस्तेमाल करना सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट अप हमारे पास है ग्रुप्ड सिलेक्टर्स। ओके, ग्रुप्ड सिलेक्टर्स होते हैं ना, उससे मुराद ये होता है कि जैसे मेरी एक स्टाइल शीट है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पैराग्राफ को कलर येलो दिया और मैंने हेडिंग को भी कलर येलो दिया। अब देखिए मैंने येलो येलो दो जगह पे लिखा है, इसकी बजाय इनफैक्ट मैं ऐसे भी कर सकता था, P और H1 और कलर येलो, ठीक है। तो इसका इफेक्ट सेम वही होना था जो कि इन दोनों का है। अलबत्ता इससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा कलर मैंने येलो लिखा है और उसका बेनिफिट क्या है कि नेक्स्ट अगर हमने इस कलर को येलो से चेंज करके ब्राउन करना है, ब्लू करना है, कुछ और करना है, तो हमें बजाय दो जगहों पे चेंज करने के सिर्फ एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मतलब सिलेक्टर्स को ग्रुप करना कहते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास हैं CSS यूनिट्स। तो CSS में मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, दो तरह के मेनली यूनिट्स होते हैं, उनको एब्सोल्यूट यूनिट्स कहते हैं और रिलेटिव यूनिट्स कहते हैं। तो जो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू है px, pt, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, ओके। और जो रिलेटिव यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं em, rem और व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट मिनिमम और व्यू पोर्ट मैक्सिमम और परसेंटेज। तो हम ऑलरेडी आई गेस मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया ब्रीफली, ओके, मैंने इनफैक्ट वो अपने जो ब्राउज़र है उसमें मैंने वो लिखा था, अभी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। बिलफर्स यहाँ पे मैं कहता हूँ 14 पिक्सल। तो ये हमारे पास एक पिक्सल, हमारे पास एक यूनिट है। पिक्सल क्या होता है, आपने मे भी अपनी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस में पढ़ा हो कि जो डिजिटल स्क्रीन होती है वो मुख्तलिफ टाइनी सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। तो जो टाइनी सेक्शन होता है वो 1 इंच का तकरीबन 96 हिस्सा होता है, 96वां हिस्सा जो होता है
वो उसको पिक्सल कहते हैं। इनफैक्ट उससे भी हायर लेवल जो है ना पिक्सल डेंसिटी लेवल जो है ना मौजूद हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपना जो डिज़ाइन है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये स्क्रीन पर 14 पिक्सल की जगह ले, ठीक है। अलबत्ता इसमें एक दिक्कत है, वो क्या है कि जब आप 14 पिक्सल यूज़ करेंगे तो एक डिवाइस है उसमें पिक्सल्स की तादाद कह लें कि दोनों ही स्क्रीन का साइज़ जो है ना वो 14 इंच है। लेट्स से एक मैं रैंडम वैल्यू देता हूँ कि वो बिलफर्स 1 मिलियन है, ठीक है। और जो एक दूसरी डिवाइस है उसमें वो पिक्सल की तादाद जो है वो 10 मिलियन है। तो अब जब आप अपनी जो वैल्यू है वो, अब देखिए स्क्रीन का साइज़ उतना है लेकिन उसमें पिक्सल की तादाद जो है ना वो ज़्यादा है। तो इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक आप कॉपी का एक सफ़ा लें और उसके ऊपर आप बॉक्स बनाएं। आप उसके ऊपर सिर्फ 3 बॉक्स बनाते हैं और वो तीनों बॉक्सेस जो है ना वो एक पिक्सल है। अब उस पिक्सल के अंदर अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो बहुत मोटा करके लिखा जाएगा और बहुत ईजीली पढ़ा जाएगा। अब उसी सफ़े के आप 1000 हिस्से कर दें, पहले 3 हिस्से थे, अब 1000 हिस्से कर दें, तो वो हिस्से जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, बहुत ही टाइनी स्मॉल छोटे छोटे वो हिस्से हो जाएंगे। अब उनमें भी अगर आप 3 खानों में जाके ना कुछ लिखेंगे ना तो वो इतना बारीक सा होगा, पहले इनफैक्ट आप लिख नहीं सकेंगे। अगर आप समहाउ लिख भी लें तो वो इतना बारीक होगा कि आप में भी ऐनक या जो मैग्नीफायर ग्लास है उससे शायद वो पढ़ सकें, अदरवाइज़ आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो यानी कि जैसे जैसे पिक्सल की डेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा होती है ना स्क्रीन में, तो अगर आपने अपनी वैल्यू पिक्सल में स्पेसिफाई की होगी कि इसने 3 पिक्सल की जगह लेनी है, तो आपका डिज़ाइन जो है ना वो छोटे से छोटा होता ना वो यूज़र के लिए बिल्कुल यूजेबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे पास लाखों तरह की डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस का स्क्रीन साइज़ डिफरेंट है, हर एक की पिक्सल डेंसिटी डिफरेंट है। तो हमारा जो पिक्सल है ना वो इतना रिलायबल मेजरमेंट यूनिट नहीं है। हम अपने कोर्स में कोशिश करेंगे कि हम जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बजाय, एब्सोल्यूट यूनिट्स की बजाय हम रिलेटिव यूनिट्स में जो है ना अपने जो डिज़ाइन है ना वो बनाने की कोशिश किया करेंगे। हम जैसे हमने देखा कि एब्सोल्यूट जो यूनिट हैं उनमें, एब्सोल्यूट यूनिट्स में हमारे पास पिक्सल है, फिर हमारे पास पीटी है, इंचेस है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स है। तो अगर पिक्सल मतलब इतना रिलायबल नहीं है तो हम इनको क्यों यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट जो पीटी है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, अलबत्ता ये जो इंचेस, मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स है ना ये बिल्कुल भी इतने यूज़फुल नहीं है। ये यूज़फुल तब होते हैं जब आपने अपने वेब पेज को प्रिंट करना हो, तो वहाँ पर आप इन यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं प्रिंट स्टाइल शीट्स में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स होते हैं। रिलेटिव यूनिट्स में हमारे पास EM है और फिर रैम है और फिर आगे VW, VH, Vmin, Vmax और परसेंटेज है। तो अगर हम EM से शुरू करें तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारा जो बॉर्डर है इसका जो साइज़ है वो कह लें कि 0.5 EM होना चाहिए, ओके। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपने देखा कि ये इसका बॉर्डर का साइज़ जो है ना वो थिक हो गया, बढ़ गया। तो लेट्स से मैं इसको कहता हूँ 1 EM होना चाहिए, तो ये पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी है इसको देखने के लिए मैं इंस्पेक्ट करूँगा इसे, और यहाँ पर आकर मैं कंप्यूटेड स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये जो बॉर्डर का साइज़ है वो 16R है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा जो 1 EM है उसकी वैल्यू पिक्सल्स में कितनी है, 16 पिक्सल, ओके। ये हमें इधर ये अपने बॉक्स में भी नज़र आ रहा है, ओके, 16 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EM जो होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है, नहीं, बल्कि EM जो होता है वो आपके फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर होता है। तो मैं अगर इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो यहाँ पे कह देता हूँ 20 पिक्सल या 20 इनफैक्ट पिक्सल ही कहूँगा। रिफ्रेश, और अब आप देखें कि जो बॉर्डर का साइज़ है वो मैंने 1 EM ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गया 20 पिक्सल। वो इसलिए कि मैंने जैसे बताया कि जो 1 EM है वो हमेशा आपके फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको हाफ EM कर देता हूँ 0.5 EM, तो हाफ क्या होगा, किस चीज़ का हाफ होगा, इसका हाफ, फ़ॉन्ट साइज़ का। तो फ़ॉन्ट साइज़ का हाफ क्या होता है, इसका 20 का हाफ क्या होगा 10। तो मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है ना वो 10 उसका हो गया, ओके,
10 पिक्सल का हो गया। तो जो हमारे पास पहला रिलेटिव यूनिट है EM, उसकी वैल्यू हमेशा आपके एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर होती है। तो अगर मैंने अपने एलिमेंट को कहा कि जो आपकी पैडिंग जो है ना वो हाफ EM होगी, तो इसका मतलब है कि उसकी पैडिंग जो भी उस एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़, अगर उस एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ 50 है तो इसका मतलब मैंने से कहा है कि आपकी पैडिंग जो है वो 25 पिक्सल होगी। ओके, इसको रिलेटिव यूनिट कहते हैं। रिलेटिव यूनिट से मुराद क्या है कि आप देखिए कि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यानी कि आपको नहीं पक्का पता कि ये 10 पिक्सल होगा, 20 होगा, 50 होगा। तो वो इसका बेनिफिट क्या है कि जो मतलब लो डेंसिटी डिवाइसेस है ना, उनमें इसका साइज़ जो है ना वो कम होगा, और जैसे जैसे आपकी स्क्रीन का साइज़ बढ़ेगा ना तो आपका जो EM की वैल्यू है वो भी इसी लिहाज से बढ़ती जाएगी, और आपका हायर डेंसिटी जो स्क्रीन डिवाइसेस हैं उन पर आपका डिज़ाइन जो है ना वो बड़ा नज़र आएगा, बल्कि वो श्रिंक नहीं हो जाएगा बिल्कुल। अब EM हो गया, और नेक्स्ट जो है वो रैम है। तो रैम जो है ना वो बिल्कुल EM की तरह ही है, M की तरह ही है, लेकिन रैम और M में डिफरेंस क्या है कि रैम की वैल्यू हमेशा जो होती है, जो हमारा HTML टैग है इसके फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ कि आपका बॉर्डर जो है वो हाफ रैम है, तो रिफ़्रेश करें तो देखिए वो 8 हो गए। तो अगर आपको याद हो तो M की वैल्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट 16 थी और उसका हाफ भी 8 होना था, तो इसका मतलब है कि रैम की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 16 है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो HTML है इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। ओके, यहाँ पे मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, शो ओके अब आएगा। हम इसको सर्च कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, तो आप देखें फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना 16 पिक्सल है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैं चाहता हूँ कि रैम की वैल्यू जो है ना वो 24 हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और कहूँगा जी HTML का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 24 पिक्सल है। ओके, अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो 24 पिक्सल हो गए, और मैं अगर वापस यहाँ पे जाऊँ तो अब इसकी वैल्यू जो है ना 12 पिक्सल होनी चाहिए। 12 पिक्सल है। ओके, तो ये रैम और M में ये डिफरेंट है कि M जो होता है वो आपके एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ होता है, रैम जो होता है, रैम में R से मुराद है रूट एलिमेंट। तो रूट एलिमेंट जो है ना वो हमारा HTML है, ठीक है। इसको रूट एलिमेंट क्यों कहते हैं, उसके लिए अगेन अगर हम अपने इस डॉम को देखें तो ये देखें ये एक फैमिली ट्री की तरह तो है, लेकिन ये एक इन्वर्टेड ट्री की तरह भी है, जहाँ पे HTML जड़ है और आगे उसमें से शाखें निकल रही हैं, ठीक है। मतलब ये एक शाख है जो इस तरफ जा रही है, फिर ये एक शाख है उसमें से आगे 2 शाखें निकल रही हैं। तो ये जो रूट है, जड़ है, वो HTML है। तो यहाँ पे भी देखें इसको डॉक्यूमेंट रूट लिखा हुआ है। तो रैम से मुराद होता है रूट एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है। तो इसको भी अगेन हम अपनी स्टाइल शीट में मॉडिफाई कर सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जो मुख्तलिफ जो बॉडी में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। अलबत्ता जो रूट एलिमेंट है उसका साइज़ अमूमन फिक्स्ड होगा। तो अगर आप अपना रैम जो है ना आप एक फ़िक्स्ड वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू चाह रहे हैं, तो आप अपना जो अपना रूट एलिमेंट है ना उसका एक फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट फिर आप जैसे भी अपनी जो स्टाइल शीट है उनमें वैल्यूज़ यूज़ करना चाहें। अगर आप 12 पिक्सल यूज़ करना चाहें तो आप उसे हाफ रैम कह देंगे। अगर आप 8 पिक्सल यूज़ करना चाहें तो आप उसे बिलफर्स आप उसे कहेंगे 0.33 रैम, ठीक है। आप उसे फ्रैक्शंस में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये हमारे पास M और रैम की वैल्यूज़ हो गई, और अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। ओके, इसको देखने के लिए हमें अपने ब्राउज़र में जाना होगा। तो मैंने मतलब चंद एक शुरू वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा ब्राउज़र होता है उसका ये एक्चुअल स्क्रीन जहाँ पे कि हमें कंटेंट नज़र आता है, इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। तो व्यू पोर्ट हाइट से मुराद यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है ना, इसको व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ है इसको व्यू पोर्ट विड्थ कहते हैं। और ये अगेन आपकी जो स्क्रीन साइज़ है ना उसके लिहाज से रिलेटिव वो है यूनिट है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि 50 VW, तो उससे मुराद है कि 50 व्यू पोर्ट विड्थ, वो उससे मुराद है कि आपकी जो हाफ स्क्रीन है ना
व्यू 100 VW जो होगा वो आपकी 100% जो है ना विड्थ होगी व्यू पोर्ट की। 50 VW से मुराद है कि आपकी जो 50 हाफ जो आपकी व्यू पोर्ट है ना वो उसकी विड्थ के बराबर आप किसी चीज़ का साइज़ रखना चाह रहे हैं। VH सिमिलर है, जस्ट वो हाइट विड्थ की बजाय हाइट को डिनोट करता है। V मीन और V मैक्स से क्या मुराद है? यहाँ इससे मुराद है ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ होगा जब आप डेस्कटॉप से मोबाइल पे स्विच करते हैं। तो अगर आप देखें कि आपकी जो लैपटॉप है उसकी जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो ज़्यादा है और व्यू पोर्ट की जो हाइट है वो कम है। अलबत्ता मोबाइल में इसके ऑपोजिट हो जाएगा, उसमें आपकी व्यू पोर्ट की हाइट ज़्यादा होगी, अलबत्ता व्यू पोर्ट की विड्थ जो है ना वो कम होगी। तो आप इसको हायर वैल्यू देना चाह रहे हैं V min या V max। तो V min से मुराद जो होता है ना वो हायर वैल्यू होती है। अगर आप कहेंगे ना V min तो उससे मुराद अगर तो आपकी इस डिवाइस की विड्थ ज़्यादा है तो वो आपको विड्थ वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपकी व्यू पोर्ट की हाइट ज़्यादा है तो वो आपको हाइट वाली वैल्यू, यानी कि दोनों में से जो भी V max, सॉरी ये V max की डेफिनेशन होगी कि मैक्सिमम में जो भी इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी हाइट या विड्थ में से वो रिटर्न करेगा। और V minimum में व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट में से जो भी मिनिमम स्मॉलर वैल्यू होगी आपको वो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट यूनिट है वो परसेंटेज है, जो कि एज सच यूनिट नहीं है बल्कि ये लेट्स से आपके पास जो एक जनरल आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है वो लेट्स से आपने 24 पिक्सल दिया हुआ है, तो अगर आप किसी चीज़ का फ़ॉन्ट साइज़ जो है 200% कर देते हैं तो वो डबल हो जाएगा, यानी कि 24 से 48 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स हैं और इससे हमारा जो CSS का लेक्चर है ना वो कंक्लूड होता है। एक दफ़ा हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं अगेन कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि HTML और CSS क्या होते हैं। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, CSS स्टाइल शीट लैंग्वेज है। दोनों को ही वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है वो इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। दोनों ही टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज हैं। और फिर हमने देखा कि CSS के बेनिफिट्स क्या हैं। इससे हम बहुत प्रिसाइजली और बहुत प्रिसीजन के साथ जो है ना अपने डॉक्यूमेंट का ओवरऑल डिज़ाइन, उसकी लुक और फील जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें हमारी एफ़र्ट कम होती है और इसके ज़रिए जो हमारा डिज़ाइन है वो ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। और फिर हमने CSS दैन गार्डन को देखा और हमने देखा वो क्यों बना था और उसमें मतलब क्या क्या आप वहाँ पे जाकर वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट आप हमने देखा कि स्टाइल शीट अमूमन बनती कहती है 3 स्टेप प्रोसेस है कि आप HTML बनाएंगे, फिर आप स्टाइल शीट बनाएंगे, फिर आप उनको लिंक करेंगे। और फिर हमने चंद एक बेसिक जो CSS स्टाइल है वो देखें। हमने अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान कुछ और भी स्टाइल्स देखे हैं लेकिन मैंने उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हमने एक स्टाइल रूल को देखा कि वो उसको डाइसेक्ट किया कि वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। हमने देखा कि सिलेक्टर्स होते हैं, फिर डेक्लेरेशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं। और फिर हमने एक्सटर्नल, एम्बेडेड और इनलाइन स्टाइल शीट्स देखी। और फिर हमने कुछ जो और मेजर कॉन्सेप्ट हैं, इनहेरिटेंस, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और फिर हमने कैस्केड वाला, जिस तरह हमने अपनी वो स्टेयर्स वाली एग्जांपल से हमने वो पढ़ा था कि कैस्केडिंग से क्या मुराद है। फिर हमने प्रायोरिटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्पेसिफिसिटी, इम्पोर्टेंस और रूल ऑर्डर के बारे में पढ़ा कि अगर आपने एक ही रूल की 3-4 वैल्यू ऊपर नीचे दी हुई हैं तो वो कैसे सिलेक्शन होगी उसकी। फिर हमने रूल ऑर्डर के ज़रिए फॉल बैक स्टाइल्स प्रोवाइड करना देखा। और फिर हमने बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ा। फिर हमने सेलेक्टर्स को ग्रुप करना देखा। और एट लास्ट हमने डिस्कस किया कि CSS यूनिट कैसे होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर जो है ना वो थोड़ा लेंथी था और इस लेक्चर का मकसद था कि हम CSS का एक ओवरव्यू देख सकें कि CSS क्या है, कैसे काम करती है और मतलब आप इसको कहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है और मतलब इसकी पावर्स और इसकी मतलब कैपेबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको इस लेक्चर में से समझ ना आई हो काइंडली उस बारे में क्वेश्चन करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।